वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम जो कि होने वाला है उसके जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों इस सेट में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों उस जिला का नाम है सोनभद्र। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिण जिला है और यह देश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसे यूपी की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई बड़े पावर प्लांट हैं। ये आपको याद रखना है। एनर्जी कैपिटल किसे कहा जाता है? सोनभद्र को। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के महान विद्रोह में झांसी से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था और उन्हें पकड़ने के लिए किस अंग्रेज अफसर को भेजा गया था? तो झांसी से जो नेतृत्व किए थे वह किया गया था रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा और जो अंग्रेज भेजा गया था उनका नाम था ह्यूरोज। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झांसी से विद्रोह की कमान रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया था और उन्होंने रानी की बहादुरी को देखकर कहा था, यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर देश के वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो। भारत में आर्थिक संकट आने के बावजूद आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि आँखों की रोशनी के लिए जरूरी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। तो पहला जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है उसे रेटिनॉल कहते हैं और उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से धुंधला दिखने लगता है और रात के समय दिखना बंद हो जाता है जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। गाजर और हरी सब्जियां इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बरेली जिला मुख्य रूप से पूरे देश में किस प्रसिद्ध उद्योग और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है सुरमा और बांस फर्नीचर उद्योग के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो का क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बांस और फर्नीचर का बड़ा काम होता है। साथ ही यहाँ का सुरमा और जरदोली की कढ़ाई पूरे देश में मशहूर है, ये आपको याद रखना है। तो बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में योजना बनाने वाली पुरानी संस्था योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किया गया था वर्ष 2015 में और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी यानी पीएम जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे
कि नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। डेट भी आपको याद रखना है दोस्तों। यह सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में की लॉगर किस प्रकार का खतरनाक सॉफ्टवेयर मालवेयर होता है? तो दोस्तों यह होता है जो यूजर द्वारा कीबोर्ड पर टाइप किए गए हर एक अक्षर को रिकॉर्ड करके हैकर को भेजता है, उसे की लॉगर कहते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में घुसकर आपके हर एक क्लिक और कीबोर्ड टाइपिंग को रिकॉर्ड करता है। इसका उपयोग करके हैकर आपके बैंक का पासवर्ड और पर्सनल चैट चुरा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के ही भूभाग में बहती है? तो भारत का वो सबसे लंबा नदी है गंगा नदी, जो कि पूरी तरह से भारत के भूभाग में बहती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा भारत की राष्ट्रीय और सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोरी से निकलकर पूरे भारत में बहते हुए बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नोट: ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां कुल लंबाई में बड़ी है पर उनका ज़्यादातर हिस्सा भारत से बाहर बहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीवाड़ा स्थल लोथल वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोदीवाड़ा जो है वर्तमान लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। गोदीवाड़ा या लोथल गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक शहर और बंदरगाह था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। ये आपको याद रखना है, एस.आर. राव। हमारा अगला प्रश्न है कि देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया और इसका मुखिया हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर मुख्य न्यायाधीश या जज बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों यह जिला का नाम है प्रयागराज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रयागराज यूपी का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महोबा या प्रयागराज में सबसे ज़्यादा संख्या, महोबा में सबसे कम। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है दोस्तों, यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति मिली है। यह पूरी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि की तीव्रता या शोर को मापने की इकाई क्या होती है? तो इसकी मापने की इकाई होती है डेसीबल। ध्वनि अपना देश में जन्मा है, इसीलिए डेसीबल इस ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापा जाता है। एक
एक साधारण बातचीत लगभग 30 से 40 डेसिबल की होती है, जबकि 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि इंसानी कानों के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1936 में स्थापित भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसे अब जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी रामगंगा, और यह उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में उत्तराखंड में बना था, जिसका नाम हेली था। बाद में इसे जिम कॉर्बेट कहा गया और अब इसके बीच से गुजरने वाली नदी के नाम पर इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश किस स्थल पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो दोस्तों, यह दिया गया था सारनाथ में। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सेटों को देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि ये सारे प्रश्न आपको मिलते रहें और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आ सकें। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बोध गया में ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में ऋषि पतनम में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में जाकर पहला उपदेश दिए थे कितने शिष्यों को? तो 5 शिष्यों को। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों, यह है अशोक वृक्ष। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। नोट: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वृक्षों और पर्यावरण को बचाने के लिए वर्ष 1973 के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता और नेता कौन थे? तो दोस्तों, इसके प्रणेता और नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड जो तब यूपी का हिस्सा था के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके मुख्य नेता थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली रैम का फुल फॉर्म क्या है और यह किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह अस्थाई मेमोरी है, ये आपको याद रखिएगा। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। राम जो होता है यह अस्थाई भगवान है, मतलब जमीन पे जन्मे भगवान हैं, अस्थाई भगवान हैं। राम अस्थाई है, यहाँ वहाँ जन्मे और मृत्यु होके चले गए स्वर्ग, तो इसे राम को अस्थाई मेमोरी कहेंगे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी और वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट होते ही इसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसे भी राम अस्थायी थे, यानी वोलाटाइल थे। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना 1944 में के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे वे थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार और आखिरी बार संशोधन करके ये 3 शब्द जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के अनुसार संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए यह 25 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होती है और वोट डालने की आयु 18 है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं और आयु सीमा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह प्राप्त है सुचेता कृपलानी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो देश की किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम थी। नोट, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है जिसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों यह जो निकाला जाता है यह अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन निकलता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के इतिहास में भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन देश में नियमित और आधिकारिक रूप से हर 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी, जिसका बाद में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवनी का सफ़र दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो यह हमारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में बंगाल में लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को भूमि का
स्थायित्व मालिक बनाकर सरकार के लिए राजस्व सुरक्षित करना। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे स्तंभरारी या जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके तहत जमींदारी को भूमि का मालिक मानकर एक निश्चित टैक्स हमेशा के लिए तय कर दिया गया, जिसका 89% हिस्सा कंपनी को और 11 हिस्सा जमींदार को मिलता था। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त समूह के संदर्भ में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, जो किसी भी आयु के मरीज को चढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है ओ निगेटिव को। ओ निगेटिव जो है किसी भी रक्त समूह को चढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आमतौर पर लोग केवल ओ ग्रुप याद रखते हैं, लेकिन गहराई से पूछने पर ओ निगेटिव सही उत्तर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन ए, बी और RH नहीं पाया जाता, जिससे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नोट, AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 1957 में स्थापित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो राज्य का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है? तो दोस्तों वह अभयारण्य है चंदौली में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और राज्य का पहला वन्यजीव अभयारण्य होने के कारण परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, ये आपको याद रखना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंदौली में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज से गुजरती हुई भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यह टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 5 राज्य कौन कौन हैं, यहाँ पे आप देखेंगे व्याख्या में कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा से आगे है, ये आपको याद रखना है। और इन 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्रम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस कार्यप्रणाली और आपराधिक कानून के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो यह दर्ज कैसे की जाती है? तो यह धारा 154 के तहत दर्ज की जाती है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CRPC की धारा 154 के तहत किसी संज्ञेय यानी गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए FIR दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया का पहला लिखित दस्तावेज होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाने के लिए लागू की गई वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की किस तारीख से पूरे देश में प्रभावी हुआ? तो दोस्तों यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में एक देश एक कर के नारे के साथ 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। इसीलिए हर साल 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ी प्रसिद्ध घटना काकोरी ट्रेन एक्शन यानी पुराना नाम काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान शामिल थे? तो दोस्तों यह हुई थी 9 अगस्त 1925 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से जा रहे सरकारी खजाने को लूटा था। हाल ही में यूपी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर
हस्तशिल्प और मुख्य रूप से पीतल के बर्तनों व कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह नगर है मुरादाबाद। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद अपने पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बने पीतल के सामानों का निर्यात अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में बड़े पैमाने में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश में के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण भयानक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस लीक हुई थी, जिससे हजारों लोगों की सोते समय ही मौत हो गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों यह अधिकार राष्ट्रपति को है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्यान रहे कि संयुक्त बैठक बुलाने यानी आहूत करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में घुमाकर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है और यह एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। हमारा अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाली और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली तंग समुद्री पट्टी यानी जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे नाम से पाक होने के कारण कई लोग कंफ्यूज होकर इसे भारत पाकिस्तान के बीच समझ लेते हैं, जबकि यह असल में भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है। इसका नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर जनरल जो थे रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हम लिखने के लिए जिस पेंसिल का उपयोग करते हैं उसकी लेड या बीच की काली डंडी असल में कार्बन के किस अपरूप से बनी है? तो दोस्तों यह ग्रेफाइट से बनी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पेंसिल की नोक ग्रेफाइट और क्ले मिट्टी के मिश्रण से बनती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जो अधातु होने के बावजूद विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है और बेहद मुलायम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है जो मुख्य रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में आता है और दलदली इलाकों में पाया जाता है? तो दोस्तों वह प्रजाति है सारस या क्रेन या क्रोच कहते हैं इसे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रोच यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। नोट भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गौरैया दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, वही ईमेल प्राप्त करने के लिए रिसीव के लिए POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP का उपयोग होता है। FTP का उपयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत गठित विशेष विंग यानी STF का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य जो होता है वह होता है संगठित अपराध, माफिया और आतंकवादियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करना और STF का फुल फॉर्म होता है स्पेशल टास्क फोर्स।
तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूपी पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन 1998 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े अपराधियों, पेपर लीक कराने वाले गैंग, संगठित माफियाओं और खूंखार अपराधियों पर खुफिया नजर रखकर उनका खात्मा करना था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाले 73वें संविधान संशोधन 1992 की याद में हर साल राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन कानून 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ था, इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। दोस्तों ये आप हमें बताएंगे त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था वह कौन सा समिति था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का ऐतिहासिक नारा दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसके महान कलाकार पंडित बिरजू महाराज थे? तो दोस्तों यह था कथक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो कथा कहने की परंपराओं से निकलता है। लखनऊ घराना और बनारस घराना इसके प्रमुख केंद्र हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों इसे रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा करके आ सकें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जो गतिविधियां सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे खेती, खनन, फैक्ट्रियां और निर्माण कार्य को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है और बैंकिंग, शिक्षा, पुलिस, आईटी जैसी सेवाओं को तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि समान तौर पर शुद्ध या उदासीन पानी का पीएच मान कितना होता है और मानव रक्त की प्राकृतिक कैसी होती है? तो दोस्तों मानव रक्त की जो प्राकृतिक होती है यह होती है हल्का क्षारीय यानी 7.4 और यह 7 जो होता है उदासीन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीएच स्केल पर 7 मान उदासीन होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षार होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए यह हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो केरल के इडुक्की जिले में पश्चिम घाट का हिस्सा है? तो दोस्तों यह है अनाईमुड़ी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के उच्च सदन यानी
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों इसके जो सदस्य का कार्यकाल होता है यह होता है 6 वर्ष का और 1/3 जो सदस्य है वह हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा ये द्वारा ये क्वेश्चन लाए गए अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा अगर इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा महानगर अपने चमड़ा उद्योग के लिए देश भर में विख्यात है और जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह है कानपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर टेक्सटाइल यानी कपड़ा और चमड़ा कारखानों के कारण उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसीलिए इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आगरा भी चमड़े के जूतों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मैनचेस्टर कानपुर को ही कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1913 में अपनी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों पहले एशियाई व्यक्ति और पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वे यह गौरव पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी उन्हीं ने के द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट पूरा होता है। इस सेट में हमारे द्वारा 50 क्वेश्चन बताए गए और इस सेट में 100% आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।